दोस्तों नमस्कार। 4 PM नेटवर्क पे, 4 PM गुजरात पे और दस्तक पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। और जैसे कि देखिए, आप सब लोग देख रहे हैं, पिछले 2-3 दिन से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी साहब लेके चले हैं और उनके साथ हजारों हजारों लोग, लाखों लोग भी चल रहे हैं। अब वो यात्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर चुकी है। हालांकि हमको आज दोपहर को ये बताया गया है कि कुछ लैंडस्लाइड हुई है वहां पे, तो आज दोपहर के बाद शायद कहीं वो रुके हुए हैं और शायद आज की यात्रा जो करनी थी वो कंटिन्यू न हो पाए। पर उस यात्रा के मद्देनजर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या असर हो रही है, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेट है हमारा जो पिछले 4 सवा 4 साल से जो है वो अब यूनियन टेरिटरी बना हुआ है। वहाँ इतने सालों से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं और वहाँ जो धारा थी 370 वो हटाई गई है 35A के साथ। या तो कुछ लोग कहते हैं कि उसमें संशोधन किया गया है, उसमें भी डिबेट है। और साथ-साथ में अब जब वहाँ बहुत बड़े एक लीडर जो है कांग्रेस के, गुलाम नबी आज़ाद साहब, कुछ महीनों पहले उन्होंने पार्टी छोड़ के अपनी खुद की पार्टी बनाने की अभी तक कोशिश में, हमको ये भी बताया गया कि अब तक उनकी पार्टी रजिस्टर नहीं हो पा रही है। अब वो जो कि एक बहुत बड़े एक पिलर भी थे वहाँ पे कांग्रेस के, और उनके बाद छोड़ने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो कांग्रेस छोड़ के वहाँ उनके साथ जुड़ गए थे। कल हमने जब माजिद हैदरी साहब से बात की थी तो उन्होंने कल कुछ हमको बताया था कि भाई अब वो वापस आ रहे हैं कांग्रेस में। पर हमने सोचा कि जैसे हमने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रवक्ता थे उनसे भी बात की, तो आज हम जो हैं तो एक सीनियर कांग्रेस के जो लीडर हैं जम्मू कश्मीर से, सलमान सौद साहब, तो उनको आज आमंत्रित करें और उनसे हम ये जानने की कोशिश करें कि जो कांग्रेस की स्थिति है जो है जम्मू कश्मीर में राहुल जी की यात्रा के बाद जो चल रही है अभी इस वक्त, और उसके बाद कैसे देखते हैं कांग्रेस को। तो सोच साहब, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सलमान साहब, आपने वक्त निकाला है आज और 4 PM पर आप हमें आपने टाइम दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो शुक्रिया आपका, ये शुक्रिया। जी जी, ये ये पूछे तो या ये पूछना ठीक रहेगा सलमान साहब की, क्या कश्मीर की कांग्रेस में इस यात्रा के आने से, प्रवेश करने से, क्या जान में जान आई है? देखिए जब यात्रा अ, जब जम्मू में आई, जम्मू के डिफरेंट पार्ट से गुजरी, कठुआ से, सांबा से, फिर हम सतवारी में थे, मैं भी यात्रा के साथ चल रहा था। आप यकीन मानिए कि अ मैं देख रहा था कि लोग जो एक तो है कि जो हमारे पार्टी के वर्कर हैं, वो तो है ही वहाँ। जी, जी, लेकिन जो आम लोग सड़कों पे थे, आप ये कह सकते हैं कि लोग तमाशा देखने आ जाते हैं, कह सकते हैं, होता भी है, कुछ लोग तमाशा देखने भी आ जाते हैं। लेकिन जो मैंने देखा कि जिस एनर्जी के साथ लोग राहुल जी का और इस यात्रा का, यात्रियों का सपोर्ट कर रहे थे, खुशी-खुशी, नारे लगा के नफ़रत छोड़ो, भारत जोड़ो, ये बहुत ही पॉपुलर नारा बना है। और मुझे जी, लगता है कि उससे ये हुआ कि मैं तो बड़ा प्लेजेंटली सरप्राइज हुआ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि जिन एरिया से हम गुजर रहे थे, वहाँ पे समझा जाता है कि बीजेपी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरियाज में माने जाते हैं, हमारे भी वहाँ लीडर हैं। लेकिन बीजेपी, आपने आपको पता है 2014 के इलेक्शन में बीजेपी ने जम्मू में तकरीबन तमाम सीटें जीती। जी, जम्मू के जो एक जिसको डोगरा बेल्ट कहते हैं, तो मुझे लगा कि बहुत ही एंथुसियाज्म है, और इस यात्रा ने कम से कम ये बात तो कर दी है कि इन्होंने एक दरवाज़ा खोल दिया, एक अपॉर्च्युनिटी है, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए, बल्कि तमाम ऑपोज़िशन के लिए। एक हिसाब से जम्मू कश्मीर जो पॉलिटिक्स मोदी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी है, एक हिसाब से उन्होंने पॉलिटिक्स को ही ख़त्म कर दिया यहाँ पे। लोग जो निकले, मेरे ख़्याल में पेंट अप फीलिंग थी, फ्रस्ट्रेशन की, घुटन थी। इसलिए मेरे ख़्याल में लोग जो हम देख रहे हैं, जो नज़ारे हम देख रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर के लिए अच्छे हैं, वो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए अच्छे हैं, और कांग्रेस पार्टी के लिए भी मेरे ख़्याल में अच्छे हैं। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि देखिए, एक तो ये जो यात्रा है, ये जिसको हम मोहब्बत की यात्रा कहते हैं, ये जोड़ने की यात्रा, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ ये सियासी यात्रा सिर्फ़ नहीं, ये इट इज़ ब्रॉडर। लेकिन अल्टीमेटली हम सियासत में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो वो हमें देखना है कि फिर हम इसको किस तरह से पॉलिटिकली हम किस तरह से इसको
इसका फायदा आए, ताकि गवर्नमेंट को, जिस गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में जो परेशानी खड़ी की है, उससे हम कैसे मुकाबला कर पाए। सो ये एक हिसाब से ये यात्रा एक ओपनिंग है, लोगों के लिए भी ओपनिंग है, पॉलिटिकल ऑपोजिशन के लिए भी ओपनिंग है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी ओपनिंग है। लेकिन फिर उस ओपनिंग को किस तरह से लोग इस्तेमाल करें, हमारी पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, वो देखना बाकी है। तो सलमान साहब, जैसे भारत छोड़ो, आप वो बिल्कुल सही बात है कि ये एक आप कहने के लिए तो ये कोई सियासी यात्रा तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप जैसे आपने बहुत ठीक कहा कि भाई सियासत में है तो उसका सियासी मतलब तो देखना पड़ेगा। तो इसी सिलसिले में इसी बात को आगे बढ़ाते मैं पूछना चाहता हूं कि तो फिर जैसे भारत छोड़ने की बात हो रही है, तो जो कश्मीर में कांग्रेस टूटी है, वो भी क्या जुड़ रही है, इस यात्रा से जुड़ सकती है? कैसे देखते हैं आप कांग्रेस वहां पे इस चीज को, इस यात्रा से? देखिए, जम्मू कश्मीर में जो आप कांग्रेस टूटने वाली बात कर रहे हैं, वो आप गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात कर रहे हैं, उनके जी। साथ जो साथी कांग्रेस से निकले। मैं आपको ये बताऊं कि जब ये हुआ, जब आज़ाद साहब पार्टी छोड़ के चले गए, और बहुत ही, मेरी नज़र में बहुत ही गलत तरीके से निकले पार्टी में से। 40-50 साल वो हमारी पार्टी में रहे, वो ऊपर आए, वो यूथ लीडर भी थे, और उनने क्या-क्या ओहदे हमारे यहाँ संभाले नहीं है, इंक्लूडिंग हाईएस्ट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जी। इससे ज़्यादा इज़्ज़त किन लोगों को मिली है कांग्रेस पार्टी में? तो जिस तरह से वो निकले, मुझे लगता है न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोगों को, लेकिन मुझे लगता है आम लोगों को भी ये बुरा लगा। ये उनको कुछ जचा नहीं कि भई इतना सीनियर इंसान जो इतने साल जो पार्टी में रहे, नो डाउट उन्होंने मेहनत की, लेकिन उस मेहनत का उनको फल भी मिला, उनकी इज़्ज़त भी हुई, और उसके बाद ऐसे निकलना, तो मुझे लगता है कि पब्लिक में भी इसका इंप्रेशन ठीक नहीं गया। उसके बाद ये इसमें कोई शक नहीं कि उनके निकलने से हमारी पार्टी को धक्का पहुंचा, नो डाउट अबाउट इट। उनके साथ काफ़ी लीडर भी गए, लेकिन हमने थोड़ी ही देर में हमने देखा कि लोगों ने आज़ाद साहब की पार्टी को एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए, इस वक़्त जम्मू कश्मीर में एक सिंपल इक्वेशन है, या आप बीजेपी के साथ हैं, या आप बीजेपी के साथ नहीं हैं। अगर आप बीजेपी के साथ नहीं हैं, तो फिर आप उन फोर्सेस को सपोर्ट कीजिए जो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। और मेरी नज़र में बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ राहुल जी और कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा संभाला है पहले से ही, और अब ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा ताकत से। और उसी में जो हमारी बाकी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और बाकी पार्टीज़ हैं, वो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभाल रही। जो लोग हमारे साथ नहीं हैं, बाय डेफिनेशन लोग उनको मानते हैं कि वो बीजेपी की ये बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है। और मुझे लगता है कि इस तमाम जो मैं देख रहा हूँ सियासी लैंडस्केप यहाँ, मुझे लगता है कि आज़ाद साहब की पार्टी को डी टीम की तरह देखा जाता है, नॉट इवन बी टीम, नॉट इवन सी टीम, डी टीम। और मे बी इट्स मे बी इट इज अप्रोप्रिएट, क्योंकि उनकी पार्टी का नाम ही है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, जिसको कहते हैं डी से शुरू होती है, तो वो डी टीम ही है मेरे ख्याल में। और मेरे जो कलीग हैं जयराम रमेश, उन्होंने बहुत अच्छा कहा, ये तो डिसअपियरिंग आज़ाद पार्टी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो गए थे वो वापस जी। कांग्रेस में शामिल हुए हैं ड्यूरिंग दिस यात्रा एज वेल। वो राहुल जी से भी मिले, और वो इसलिए भी आए क्योंकि उनको पता चला कि कांग्रेस पार्टी तो, मतलब जब उनकी जो इज्जत कांग्रेस पार्टी में थी, वो कहीं और नहीं है। मैं तो ये देखता हूँ कि हमारे कुछ और सीनियर लीडर जो नेशनल लेवल पे निकले पार्टी में से, उनकी तो मेरे ख्याल में वैसी कोई इज्जत बीजेपी में है नहीं। बीजेपी की पॉलिसी है यूज एंड थ्रो। ये तमाम लोगों ने देख लिया कि बीजेपी की पॉलिसी, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देख लीजिए जिन्होंने उनके साथ अलायंस किया है, दे हैव बीन यूज्ड एंड थ्रोन अवे। हमारे लीडर थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, हमारी पार्टी में उनकी बहुत इज्जत थी। वो गए, क्या पता मिनिस्ट्री के पीछे गए, लेकिन वो इज्जत तो है नहीं बीजेपी में, उनकी इज्जत हो नहीं सकती। हमारी पार्टी में आई कुड सी दैट वन डे ही कुड हैव रिजन, मे बी ही वुड हैव बीन वन ऑफ आवर पीएम कैंडिडेट्स। कैसे ये हो सकता है?
आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। कैन यू आई इमेजिन गॉट कि इट। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में, उनको कौन आगे आने देगा? वो तो कैबिनेट मिनिस्ट्री चल रही है अभी मोदी जी के साथ, कल को वो भी नहीं होंगे, वो उनको भी हटा देंगे वहां। नो रिस्पेक्ट। तो कांग्रेस पार्टी में इज्जत है लोगों की, हमारी खामियां हैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम तब भी एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। और जब वो हमारी पार्टी में से कोई जाता है, जिस तरह से आजाद साहब के साथ लोग गए, बेइज्जत होके वहां रहे, और फिर उन्होंने कहा हमें इज्जत की जिंदगी में रहना है, तो वापस आ रहे हैं। तो क्या कोई ऐसी बात है कि आजाद साहब को वापस लाने की कोई बात हो रही हो, या वो खुद सोच रहे हो कुछ? हो सकता है क्या ऐसा? क्या लगता है आपको? मैं ये नहीं कह सकता कि आजाद साहब के लिए पार्टी में से कोई, पार्टी में काफी लोग नाराज हैं आजाद साहब से। मैं आपको सीधा बताऊं कि आजाद साहब से बहुत लोग बहुत नाराज हैं, और मैं भी हम्म। नाराज हूँ। और ये कहना कि वो वापस आना चाहते हैं, ये भी मुझे पता नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उनसे गलती हुई, उन्होंने अपना बहुत नुकसान किया, उन्होंने हमारी पार्टी का भी नुकसान किया, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, अब ये है कि अगर पार्टी लीडरशिप और आजाद साहब, अगर आजाद साहब रिग्रेटफुल हों, अगर वो मान लें कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और वो फैमिली में, हमारी फैमिली में वापस आना चाहे, उसके लिए वो फिर बातचीत कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि सियासत में, पॉलिटिक्स में दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने चाहिए। ये गलत बात है। मैं तो कोई ओपन सीक्रेट है कि मेरे फादर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज, जब वो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, आज़ाद साहब कांग्रेस के सीनियर लीडर जेएनके से थे, उनके हमेशा वो क्या कहते हैं, रिलेशनशिप ठीक नहीं रहा करती थी, राइवलरी थी। जी। मैं मानता हूँ, ये ओपन सीक्रेट है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। वो होता है जी। पॉलिटिक्स में। लेकिन तब भी उन्होंने वो कर्टियस रहे एक दूसरे की तरफ, लेकिन साथ ही में राइवलरी भी थी। लेकिन मैं तब भी कहता हूं, उस राइवलरी के बावजूद, इसके बावजूद कि उनका रोल काफी बार थोड़ा ठीक भी नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है वो सीनियर लीडर थे हमारी पार्टी के। और अगर वो सचमुच दिल से रिग्रेट एक्सप्रेस करें, सोनिया जी और राहुल जी से मिले, खरगे जी से मिले, और एक्सप्रेस करें कि वो वापस आना चाहते हैं। मेरे ख्याल में कांग्रेस का दिल बहुत बड़ा है। कांग्रेस तो भारत को जोड़ने की बात करती है, तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो इंसान दिल से रिग्रेट एक्सप्रेस करे, उसी के साथ कर सकते हैं। ये और तो कोई तरीका है नहीं। मैंने भी इसी बात को एक बेस बना के पूछा हुआ था कि जब आप पूरे देश में ये आप संदेश लेके जा रहे हैं कि नफरत छोड़िए और भारत जोड़िए, तो मैंने कहा शायद ये भी हो सकता है कि अगर कोई थोड़ा बहुत गुस्सा, या अगर थोड़ी कोई घृणा, अगर नफरत अगर बन गई हो, तो आप लोग भी तो बड़ा दिल रख के छोड़ सकते हैं ना, कि आप चलिए आजाद साहब, भूल गलती हो गई आपसे, आप आ जाइए वापस। ऐसे मतलब हाँ, नहीं वो ये है, बेस था मेरे क्वेश्चन का। हाँ, नहीं वो तो सही बात है आपकी। लेकिन एक बात है कि देखिए, अगर सलमान सोज ऐसा कुछ कर ले, मानिए, चलिए ये कह सकते हैं कि मेरी उतनी एक्सपीरियंस नहीं है जितनी आज़ाद साहब की। आज़ाद साहब तो बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है। बहुत सीधा। उनसे ऐसी गलती कैसे हो गई, ये मुझे पता नहीं। ये बहुत ही, मैं जिनसे भी बात करता हूँ, हर कोई बड़ा हैरान है कि ये ऐसे इन्होंने कैसे सोच लिया कि ये हो जाएगा, कि वो आएँगे और उनको बीजेपी। देखिए, ऐसा तो कोई तरीका है नहीं। मुझे नहीं लगता कि, मेरी अपनी कैलकुलेशन है कि मुझे बहुत हैरान हो जाऊंगा कि अगर वो 2 या 3 सीटें उनकी असेंबली में आ जाएं। शॉकिंग, इट विल बी शॉकिंग अगर उनकी 3 से ज्यादा सीटें आ जाएं। तो फिर हाउ कैन ही बी चीफ मिनिस्टर? व्हाई शुड बीजेपी, अगर मानिए बीजेपी सारे इनके ABCD टीम्स जमा हो जाए, दे स्टिल कैन नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट। मैं आपको कह सकता हूं, बीजेपी इस वक्त ऐसी बुरी हालत में है। इन लोग नफरत करते हैं बीजेपी से जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग, मैं आपको कहता हूं, बहुत नफरत करते हैं। कुछ है रीजन, बीजेपी ने जो पोलराइजेशन की है वगैरह, अदरवाइज नोबडी। उनका जो बुरा हाल है स्टेट में, इस यूनियन टेरिटरी जिसको कहते हैं, मैं तो कहते हैं स्टेट ही था, स्टेट ही रहेगा। पीपल आर फेड अप, बहुत नाराज है। तो इसलिए मुझे लगता है ओपनिंग ऑपोजिशन के लिए है। बीजेपी का कोई चांस नहीं। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जम्मू कश्मीर में, बीजेपी के नॉट फॉर्म अ गवर्नमेंट। ये आपने जो एंड में जो कहा ना, फ्री एंड फेयर वाला, ये बस यही एक एक बड़ा एक
वो मामला है, मुद्दा है जिस पर गौर करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए गुजरात में भी जब इलेक्शन हुआ था सलमान साहब, तो गुजरात में भी मैं, क्योंकि यहाँ मैं गुजरात में 25 एक साल से काम कर रहा हूँ और पॉलिटिक्स कवर कर रहा हूँ सालों से, और मुझे कहीं भी किसी भी सूरत में ये नहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। ये मैं अपने शो में हमारा जो चलता था तो हम वो, मैं बिल्कुल बेखौफ और खुल के बोलता था, कहता था कि नहीं, और मैं मुझे तो लगता था किसी एक पार्टी की नहीं बन सकती, क्योंकि वो हालत सूरत हाल नहीं थे वो। लेकिन फिर भी जो है आप देखिए कि फिर वो उनके पास, जब उस समय भी मैं कहा करता था कि अगर इनके पास कोई अलादीन का जिन हो, और जिन जो है वो बाहर निकल के ये कहे कि बोलिए क्या हुक्म है मेरे आका, और आका कहे कि भाई हमको 150 के ऊपर जितवा दो, और अगर जिन जितवा दे फिर हो सकता है। अब हो सकता है शायद जिन है उनके पास, तो ये देखिएगा फिर कि वो जम्मू कश्मीर में जो है वो जिन फिर से काम करने लग जाए, फिर तो आप सब पॉलिटिकल पार्टी का ही जिम्मा बनता है। यहाँ तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उस जिन पर नजर नहीं रख सकी। अब आप लोग अगर रख पाते हैं तब फेयर एंड स्क्वायर हो सकता है, और फिर जो है आप कह सकते हैं, तो मैं फिर उसको मानूंगा। अदरवाइज तो बड़ा एक चैलेंजिंग मामला है वहां पे। अब मैं बीच में ये बता दूं कि मुझसे एक गलती हो गई, मुझे इसको आपसे माफी मांगनी चाहिए। आप स्क्रीन पे आ गए तो मैं भूल गया, मेरा एक कर्तव्य, मेरी एक फर्ज होती है। भाई जो दर्शक हमारे जो देख रहे हैं, क्योंकि अब अभी अभी आधा कार्यक्रम हुआ है, तो मुझे अभी बता दूं तो ये ठीक रहेगा। एंड में बताना तो बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल गैर वाजिब है। कि जिनसे हम बात कर रहे हैं मैं परिचय करवा दूं, आप बहुत सारे लोग इनको जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते तो उनके लिए मुझे बताना, क्योंकि मेरे मेहमान है तो मुझे बताना बहुत ही, उनका थोड़ा परिचय देना जरूरी होता है। तो बीच में दे रहा हूँ, इसलिए माफी मांगता हूं मैं सलमान साहब की और अपने दर्शकों की, लेकिन ये फर्ज बनता है मेरा। तो मैं बता दूं भाई, जो मेरे पास जानकारी है जो मैंने उनके बारे में ली, मैंने उनसे पूछा नहीं, अब ऐसे पूछना ठीक भी नहीं था, मैं पत्रकार हूं तो मुझे कुछ पता होना चाहिए, ऐसा माना जाता है, तो इस मान्यता को मैं टूटने नहीं दूंगा। तो सलमान सोच साहब जो हैं वो सैफुद्दीन, प्रोफेसर सैफुद्दीन सोच साहब के साहबजादे हैं। आप सैफुद्दीन सोच साहब को तो सब जानते हैं, ये मान के चलता हूँ। फिर भी बता दूं कि वो हमारे केंद्र में मंत्री भी रहे हुए हैं, जम्मू कश्मीर से आते हुए बहुत बड़े कदावर कांग्रेस के नेता आज भी हैं वो, और उनके साहबजादे हैं सलमान साहब। और वो जो हैं वो ये इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं खुद, है ना, ऑथर भी हैं, लिखते हैं, और बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं, वो कमेंट करते हैं। मैं उन्हीं की साइड से ही पढ़ रहा हूँ, तो उनको तो पता है कि उनसे वहीं से पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन इसलिए उनकी साइड से पढ़ रहा हूँ ताकि मेरी इंफॉर्मेशन कोई गलत ना हो जाए। और साथ में वो पढ़ाते हैं, मैं बताऊं आपको कि अबू धाबी में एक एकेडमी है, उसका मैं उसको प्रोनाउंस में शायद ठीक से न कर पाऊं, अनवर के बाद मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं वो जोखिम नहीं लूंगा, लेकिन वो एक बहुत अच्छी एक डिप्लोमेटिक एकेडमी है, वहां पे वो पढ़ाते हैं। वो बारामूला से चुनाव लड़े थे, ये पिछला चुनाव जो था, पर वहां से वो चुनाव हारे हुए हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स में उतने ही सक्रिय हैं, और काफी इनके पास काफी लंबा समय है, अभी काफी यंग है। तो एक फ्यूचर कांग्रेस के जो होते हैं कि कांग्रेस के जो फ्यूचर के कुछ लोग हैं जिसको कांग्रेस देखती है अपने अपने हर एक प्रदेश में, तो सलमान साहब उनमें से एक हैं। तो ये अब मैंने परिचय जो है इनका पूरा किया। अब बात आगे करते हैं सर, ठीक है। अब चलिए, आजाद साहब वाली बात तो हमारी हो गई है, तो ठीक है। आप कह रहे हैं कि और वो जो पॉइंट ऑफ व्यू आपने कहा वो भी ठीक है कि जिस इतने सीनियर आदमी अगर इतनी बड़ी गलती करे तो फिर उनको खुद को इंट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए, वो देखना चाहिए। दैट इज वेरी ट्रू ऑल्सो द सेम टाइम। अच्छा, अब ये यात्रा में हमने कल सुना कि कश्मीरी पंडित जो है खुद सामने से चल के आके राहुल गांधी साहब से मिले थे। कल जी, पंडित वो आए और मिले, और एक डेलीगेशन था कश्मीरी पंडितों का। कश्मीरी पंडितों की अभी भी देखिए प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। और आपको याद होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी जी का अनाउंसमेंट था, जिसमें 6,000 जॉब्स क्रिएट किए गए जो कश्मीर वैली के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए, ताकि वो गवर्नमेंट में उनके जॉब्स हों, और हाउसिंग यूनिट्स है वगैरह वगैरह। उसी पॉलिसी के अंडर आजकल भी काम चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि जब 2019 के बाद ये 2020, 21, 22 में टारगेटेड टारगेटेड किलिंग्स हुई कश्मीरी पंडित्स की, और लोगों की भी, लेकिन कश्मीरी पंडित्स की। तो पिछले 2 ढाई साल में मेरे ख्याल में तकरीबन 20 से ज़्यादा कश्मीरी पंडित मारे गए यहाँ पे।
बाय कंपैरिजन डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में 10 साल में आई थिंक 1 किलिंग हुई थी। तो यानी कि देखिए, अगर आप हो, मैं हूँ, अगर हमें कोई टारगेट कर रहा है तो इट्स नेचुरल कि हम तो डरेंगे ही। डरने की तो बात है, बिल्कुल, वन हैज़ टू वन इज़ बिल्कुल। फेयरफुल। तो जब ऐसा हुआ, और बड़े एक वो राहुल भट्ट थे, एक बहुत नौजवान ऑफिसर थे, बहुत खूबसूरत आदमी, एंड उनको मारा गया, बेरहमी से मारा गया। और फिर उसके बाद प्रोटेस्ट हुए, इन्होंने कहा भाई हमारी सिक्योरिटी नहीं है, हम वी आर एट द मर्सी ऑफ यहाँ पे टेररिज्म के मर्सी पे हम। तो काफ़ी लोग लोगों ने कहा कि हम जम्मू की तरफ जाएँगे ताकि वी हैव टू बी सेफ। तो उसी में गवर्नमेंट ने क्या किया कि आई थिंक फ्रॉम अगस्त के बाद ही दे स्टॉप पेइंग सैलरीज़, और बेसिकली लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फिर इनसे कहा है कि भई आप नो वर्क, नो पे, एज़ इफ दिस इज़ अ नॉर्मल सिचुएशन। एज़ इफ ये लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट पे 200 दिन से ज़्यादा है। ये एज़ इफ ये इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भई ये कोई नॉर्मल हड़ताल सी कोई है। इन लोगों की उनको जान का खतरा है। आप उनकी सिक्योरिटी दे नहीं पा रहे। आप उनको ये भरोसा नहीं दिलवा पा रहे कि वो सेफ रहेंगे यहाँ पे। आप उनको कहते हैं आप जॉइन करो ड्यूटी। तो फिर तो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो यहाँ है जम्मू कश्मीर में, वो बहुत नाराज़ है। देखिए, आपको ये सोचना चाहिए कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी ये भी एक डिवर्स कम्युनिटी है। कुछ लोग कश्मीर में हैं, बहुत सारे लोग जम्मू में हैं, जी, अ, जी। और काफ़ी सारे लोग जम्मू कश्मीर से बाहर सेटल हो चुके हैं। जो बाहर सेटल हो हुँ, चुके हैं, उनकी ज़िंदगी अलग है। उनको लगता है कि सब वो उन द द उनका आई थिंक दे डोंट फील द सेम प्रेशर जो उन लोगों के लिए है, जो कश्मीरी पंडित कश्मीर में रहते हैं, या जी, जिनको काम करना यहाँ पड़ता है। तो अब आप गवर्नमेंट, आपकी इनसेंसिटिव गवर्नमेंट ऐसी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं कश्मीरी पंडितों से, डोंट बेग, यू आर बेगिंग। आप बताइए, ऐसे लोगों को जिन्होंने 30 साल से जिनके ऊपर मुसीबत टूटी है, जो जिनके घर उजड़ गए, उनके साथ आप ऐसे बात करते हैं। आप उनको कहते हैं नो वर्क, नो पे। हमने ये कहा, और राहुल जी ने बेसिकली ये कहा कि ये क्या बात आप करते हैं? यू शुड अपोलोजाइज़। द लेफ्टिनेंट गवर्नर शुड अपोलोजाइज़। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या मुसीबत है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कहना है इन लोगों से कि भाई जब तक आपकी सैलरी कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज़ यू आर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। आपकी सैलरी कोई नहीं रोक सकता। जी। आपके साथ हम डायलॉग करेंगे, ओपन डायलॉग, और हम आपके साथ डिस्कस करेंगे किस तरह से आप कश्मीर में सेफली काम कर सकते हैं। जब आप पूरी तरह से आप मुतमईन हो जाएँ कि आप कश्मीर में सेफली काम कर सकते हैं, तब आप आइए। तब तक आपकी नौकरी सेफ है, आपकी सैलरी भी मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके बरक्स वो नहीं कहते, दे डू द ऑपोजिट। ये इन पे प्रेशर डालते हैं। मुझे पता है कि यहाँ पे आरएसएस और बीजेपी वाले ये भी सोचते हैं कि नहीं, नहीं, इनका कश्मीर से निकलना इज़ एक्चुअली अ डिफीट। ये नया कश्मीर जो इन्होंने बनाया है, ये तो उसके आइडिया के खिलाफ है। सो दे हैव टू बी देयर। कश्मीरी पंडित जब जाएँगे, हम कहेंगे नॉर्मल सी है। बेसिकली इनको बलि का बकरा बना रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि इनकी पॉलिटिक्स कितनी गंदी है कि ये इंसान, मासूम इंसानों को, ये उनको कहते हैं कि आप वहाँ जाओ और इनसिक्योर होके रहो। कल को 1-2 मर भी गए तो आप इंडिया के लिए मर रहे हैं। बेसिकली वही बोल रहे हैं। इंडिया के लिए भी नहीं मर रहे वो बीजेपी के लिए मर रहे हैं। बीजेपी की पॉलिटिक्स के लिए मर रहे हैं। इतनी गंदी सियासत बीजेपी की है कि इतने सालों में इन्होंने कुछ किया नहीं। आप कश्मीरी पंडित जो यहाँ पे हैं, जो आप लोग खुद उनसे पूछ सकते हैं। वो तो गालियाँ देते हैं इनको। ऑनेस्टली नहीं, जो मैं तो जम्मू सिर्फ़ कश्मीर के पंडित हैं, गालियाँ देते हैं इनको कि मैं कोशिश करने वाला हूँ कि कोई किसी पंडित से भी बात की जाए, पर प्लीज़ आप आप कंटिन्यू करें। कीजिए। जी। हाँ, हाँ, आप उनसे कीजिए। वो आपको कहेंगे कि दे आर फेड अप। वो तो इतने नाराज़ हैं कि भई एक ह्यूमैनिटेरियन चीज़ है, और आप उनके, यू आर बेसिकली टेलिंग आप जाओ वहाँ रहो। कैसे रह सकते हैं? आप कीजिए उनके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट जिसमें पीस हो, उनके लिए सिक्योरिटी हो। उनकी बात सुनिए, आराम से सुनिए, डिग्निटी, उनको डिग्निटी दीजिए। आप उसकी वो तो करते नहीं हैं, आप उनको अजीब-अजीब बातें करते हैं।
तो वो ठीक नहीं है। एंड बीजेपी शुड स्टॉप प्लेइंग, द ओनली थिंग बीजेपी हैज डन मेरी नजर में इतने सालों में इज कि उन्होंने कश्मीर फाइल्स फिल्म को उन्होंने, विच इज अ प्रोपेगेंडा फाइल, इट्स अ वन साइडेड टोटली वन साइडेड फाइल। ये मूवी जिसका काम असली यही है कि वो जख्मों को वो उसमें नमक छिड़के, उसके ओल्ड वुंड्स जो है उनको खोले, उसमें नमक छिड़के, मिर्च लगाए, ताकि लोग एक दूसरे से नफरत करें। और कोई मुझे नहीं लगता, और हाँ किसी के पैसे मिल जाएंगे वो, और कोई नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें और कोई रीजन है इस मूवी का। भाई आप रेकन्सिलिएशन की तरफ चलिए, आप लोगों को जोड़िए, उनके मसले हल कीजिए, उनकी जो डिफिकल्टीज है उनको हल कीजिए। आप कहाँ 30 साल के आप बस उसी पे हैं कि कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान एक दूसरे से नफरत करें, बस ये क्यों? सलमान भाई, ये साहब, ये मैं इसी मुद्दे पे एक्चुअली आने वाला था कि जैसे आपने कहा कि जब यूपीए का शासनकाल था तो एक किलिंग हुई थी। तो मैं तो बस, आप क्योंकि वहां है, आप कांग्रेस से हैं और आप वहीं रहते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता था, अभी भी जानना चाहता हूँ। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से जो है ये किलिंग बढ़ गई? मतलब ये क्या कश्मीर फाइल जो आप कह रहे हैं, फाइल्स, उस फिल्म का कोई रिपरकशन है या कोई और वजह है? क्योंकि ये तो कहते हैं कि भाई हम तो बहुत स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे होते हुए तो आतंकवाद कभी बढ़ ही नहीं सकता, फल फूल ही नहीं सकता। और देख ये रहे हैं कि आए दिन जो है वहां बम फूट रहे हैं, किलिंग हो रही है। तो यूपीए में ये क्यों नहीं हो रहा था और अब क्यों हो रहा है, जबकि ये तो खुद बहुत बड़े स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर हैं? कारण क्या है? नहीं देखिए, ऐसा तो है नहीं कि यूपीए के टाइम में टेररिज्म नहीं था। और अच्छा, लेकिन ये टारगेटेड किलिंग्स का जो था ना, ये नहीं था। ये नहीं था, ये बस ये वही तो बात जिस कर तरह रहा हूँ। से ये जो, हाँ, सो ऑब्वियसली कश्मीर फाइल्स तो नई मूवी है, तो उसका इस पे मैं नहीं कह सकता कि उसकी वजह से कुछ है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि कश्मीर फाइल्स का ओवरऑल इम्पैक्ट यही है कि नफरत का माहौल बढ़े, दैट इज ओवरऑल जो मुझे लगता है। और कुछ लोगों के पैसे बन जाए और उसी को वो चलाते जाए, ताकि एक साइड से पैसे बनेंगे, दूसरे से बीजेपी की पॉलिटिक्स चलेगी, तीसरी साइड से नफरत फैलेगी। वही है, ये तो बहुत अच्छा, दिस इज अ नाइस वे टू डू बिजनेस ऑफ डिवाइडिंग द कंट्री, वीकनिंग द कंट्री। दूसरा है ये कि आई कांट ये नहीं कह सकते, मुझे भी पूरा समझ नहीं आता ये टारगेटेड किलिंग्स क्यों ऐसे हो रही हैं, और कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। ऑब्वियसली इसमें तो कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इट शुड बी, मे बी गवर्नमेंट हैज मोर इन्फॉर्मेशन, मुझे नहीं पता। नाउ सम पीपल मे से दैट आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद मुझे ये इट्स बेसिकली काइंड ऑफ यू कीप किलिंग पीपल, थोड़ा 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 क्रिएट अनसर्टेनिटी, क्रिएट, उससे लोगों, मतलब एक हिसाब से ये चलाते जाओ इस इश्यू को। Maybe that is a cause. I don't know what the cause is. Whatever the cause is, it's a reprehensible cause. ये तो गलत बात है। और इस तरह से इतने लोगों को डराना, धमकाना, और इट्स बेसिकली fear mongering. लेकिन whatever it is, the fact is कि ये प्रोपेगेंडा जो है कि यहाँ पे सब नॉर्मल है, वो तो है नहीं, सब नॉर्मल तो है नहीं। अगर सब नॉर्मल होता तो फिर यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी नॉर्मल होती। आप यहाँ के अखबारों को देखेंगे, एंड वो अखबार जो गवर्नमेंट के इतना खिलाफ लिखा करते थे, वो तो आजकल जी, बेसिकली गवर्नमेंट के वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक उनकी न्यूज़ भी ऐड होती है। वो तो ना, गवर्नमेंट ने इतना अच्छा किया, वो किया, ये किया, जी, जी, तमाम, जी, मैं जी, कश्मीर जी। से लेके जम्मू तक, तमाम अखबार वगैरह, ऑलमोस्ट ऑल, अब उनको वही लिखना पड़ता है जो गवर्नमेंट के वो भेजते हैं उनके लिए कि भाई ये लिखो, वो लिखो। सो इट इज बेसिकली, इट्स अ पुलिस स्टेट। तो पॉलिटिकल एक्टिविटी खत्म है, और उससे लोगों में घुटन है, बिकॉज लोग लोग ब्यूरोक्रेट्स के वो अंडर है, और ब्यूरोक्रेट्स आर अनअकाउंटेबल टू देम। तो आप तो, अगर अब आप एमएलए हैं या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आपके पास जाके कोई कह सकता है कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ? ब्यूरोक्रेट के ऑफिस में जाते जाते वहां तो बुरा हाल हो जाता है, वो चलता नहीं है। और ब्यूरोक्रेट्स ये को इसमें मजा है। ये कल मैं माजिद हैदरी साहब से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है। मुझे वो भी एक वाकया याद आ गया जहाँ पे सत्यपाल मलिक साहब ने कहा कि जब मैं गवर्नर था तो मुझे ब्राइब ऑफर की गई थी। तो क्या ये बहुत बड़े तौर पे करप्शन होता हुआ दिख रहा है क्या आपको वहां पे? नहीं देखिए,
इसके बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि पहले से ज़्यादा करप्शन है या कम है या व्हाटएवर। करप्शन इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया, ऐसी बात नहीं है। एंड मैं ये कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो मैंने करप्शन देखी है, वो मैंने तो हिंदुस्तान में काफ़ी जगह पे देखा है। एंड मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत बाकी स्टेट्स में तो बहुत ज़्यादा करप्शन है। जम्मू कश्मीर में उतनी नहीं। हमारे मैं ये हाँ, हम कह सकते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी इसमें करप्शन तो उनमें भी है। लेकिन एक हिसाब से कहिए कि जेब कतरों वाली वो करप्शन है, वह बाहर तो डाकू पड़े हुए हैं। तो मैंने ये सब कुछ देख लिया है इंडियन पॉलिटिक्स में। तो बट ये कहना कि यहाँ करप्शन नहीं है, वो गलत होगा। मुझे लगता है करप्शन हो रही है। लोग तो कहते हैं कि करप्शन बहुत हो रही है, लोग कहते हैं। अब उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, आई डोंट हैव दैट एविडेंस, मैं तो उतना नहीं कह सकता आपको। हाँ, एक और कंप्लेंट लोगों की, लोगों की 2-3 कंप्लेंट्स है एक्चुअली, बहुत सीरियस कंप्लेंट्स। नॉट जस्ट कंप्लेंट्स, दीज आर जो उनकी बेसिकली जो वो कहते हैं कि दिस इज फंडामेंटल टू देयर वे ऑफ लाइफ। एक तो ये है कि उनको लगता है कि उनकी उनके लैंड पे अब दे आर fearful ऑफ लूजिंग their लैंड राइट्स, क्योंकि आर्टिकल 370 और 35A के जाने के बाद। दूसरा, वो जॉब्स रिजर्वेशंस की उनको टेंशन है। लोग सोचते हैं कि हरियाणा में अगर जॉब्स रिजर्वेशंस गवर्नमेंट की हो सकती है, जो हरियाणा इतना कहते हैं कि बहुत बड़ा, ये बहुत अमीर स्टेट वगैरह, तो जम्मू कश्मीर के लोगों का जी। क्यों नहीं सोच सकते? सीधी सी बात है। तो सो आई थिंक वो चीजें जो हैं, दोज डिमांड्स विल हैव टू बी मेट, उसमें कोई शक नहीं। और उनको ये भी लगता है कि काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बाहर के लोगों को दिए जाते हैं, जो जम्मू और कश्मीर के लोगों को नहीं दिए जाते। और लद्दाख के तो खैर, लद्दाख तो अब अलग हो गया उनको। लद्दाख में तो आपको पता है एजिटेशन है। लद्दाख में एजिटेशन चल रही है, वो स्टेट जी। हुड जी। मांग रहे हैं। वो जी। कभी कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के साथ ही ठीक थे, उन्होंने अलग किया हमें हम्म। एक हिसाब से। जी। भाई को भाई से अलग कर दिया। इनको लगता है वही पॉलिटिक्स इनका इनका है कि किसी तरह से तोड़ दो, किसी तरह से भी। इनका है कि फ्रैगमेंटेशन, किसी तरह से पॉलिटिक्स में फ्रैगमेंटेशन हो, डिवाइड एंड रूल। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ब्रिटिशर्स की असली जो वो क्या कहते हैं लेगेसी है, वो बीजेपी को पास जी। ऑन होगी, बिकॉज दे ट्रूली डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल बस यही है इनका। और 35A जो स्टेट सब्जेक्ट लॉज थे इधर, जिसको बीजेपी कहती है हमने डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया। मैं आपको ये बता दूं, अगर बीजेपी वालों में हिम्मत है तो वो जाएं जम्मू के लोगों को बताएं, जहां पे उनकी सीटें हैं, कि भाई 35A ये डिस्क्रिमिनेटरी था, और ये असली गलती महाराजा हरि सिंह की थी, जिन्होंने 1927 में इसको कानून बनाया। उनमें अगर दम है, जितेंद्र सिंह जो यूनियन मिनिस्टर हैं और जो बाकी बीजेपी के लीडर हैं, नरेंद्र मोदी हैं, वो आए और कहें कि महाराजा हरि सिंह ने असली गलती महाराजा हरि सिंह की है। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन के ये फ्रेमर्स थे हिंदुस्तान में, उन्होंने क्या किया? उन्होंने वही किया जो महाराजा हरि सिंह ने किया। तो फिर जी। महाराजा हरि सिंह गलत, यानी कि डोगरा महाराज ही गलत। तो कहें वो जी। जम्मू जी। के लोगों को, मैं मान जाऊंगा उनको। नहीं, ये आपने ठीक कहा कि वो अगर चाहें तो फिर जाएं और जम्मू में जाके पूछे डोगराओं से कि हरि सिंह महाराज ने जो डिसीजन लिया था वो गलत था क्या, या कहें। वो बात ठीक है। अब मैं कांग्रेस को, बिल्कुल स्पेसिफिकली कांग्रेस को लेकर जो है कश्मीर के बारे में, कांग्रेस की जो कश्मीर में आज की स्थिति है, मैं ये समझना चाहता हूं पहले, और उसके बाद फिर फ्यूचरिस्टिक भी बात करेंगे। लेकिन अगर आज की बात करें सलमान साहब, तो कांग्रेस किस स्थिति में पाती है अपने आप को, क्या जमीन पे खड़ी होती नजर आती है? और मान लीजिए कि अगर चुनाव इस बार, तो लगता नहीं कि इस साल होंगे, अगर हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो कहां देखती है कांग्रेस अपने आप को कश्मीर में? मैं कांग्रेस की बात तो जम्मू कश्मीर की करूंगा, क्योंकि कश्मीर ही नहीं सिर्फ जम्मू भी है। तो जी बिल्कुल। ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि मुझे लगता है कांग्रेस के लिए लोगों में सिंपथी है। आई थिंक जो मैंने यात्रा के दौरान भी देखा, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी जो है बीजेपी के खिलाफ, स्टेट लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, वो एंटी इनकम्बेंसी है। अ, और जो ये राहुल जी ने यात्रा निकाली है, और जिस तरह से वो लड़ रहे हैं, जिस तरह से उनकी वो जो इमेज बीजेपी ने और आरएसएस ने खराब की थी इतने सालों से, जो अब लोग खुद देख रहे हैं कि ये भाई इंसान अच्छे हैं, ये रिजिलियंट हैं, ये मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो प्रोपेगेंडा खत्म हुआ, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कांग्रेस के लिए दिल में, लोगों के दिलों में जगह है।
नाउ पॉलिटिकली उसको किस तरह से कन्वर्ट वो होगा नहीं होगा, वो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी, उसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि एक चीज में हमें फोकस करना पड़ेगा, और वो बहुत जरूरी है मेरी नजर में। ये मेरी जाती राय है, मेरी पर्सनल राय है कि हमें कांग्रेस में जम्मू कश्मीर में फ्रेश ब्लड लाना पड़ेगा। वी नीड न्यू पीपल ऑल्सो। एग्जिस्टिंग लोग जो हैं उनके साथ साथ हमें नए लोगों को भी लाना पड़ेगा। पढ़े लिखे लोग हों, अच्छे लोग हों, जो काम जिनको जो डिफरेंट फील्ड से हों, जो सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हो, ताकि और थोड़े यंग भी हों, और ताकि हम एक एक नई डायरेक्शन में जाएं। जो हमारा आपको याद होगा, कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर हुआ था उदयपुर में, उसमें एक रेजोल्यूशन था। और अगर हम उस रेजोल्यूशन को जे-एंड-के में भी पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट करना है, तो मुझे लगता है एआईसीसी प्लेनरी जो होने वाली है उसके बाद शायद उस पे काम होगा। हम अगर उस रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से करें और नए लोगों को अपॉर्चुनिटी दें, ज़्यादा नए लोगों को लाएं और यंग लोगों को भी लाएं, और उस पे अगर काम हो, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का फ्यूचर फिर जे-एंड-के में बहुत अच्छा है। और साथ ही ये भी है कि हमारे आगे अलायंस भी हो सकती है अलग-अलग पार्टीज़ के साथ, तो उससे तो ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग फिर हो जाएँगे। लेकिन कांग्रेस अपने बलबूते पे मुझे लगता है यहाँ अच्छा कर सकती है, प्रोवाइडेड हम कुछ और लोगों को जोड़ें और ऑर्गेनाइज़ेशन पे काम करें, जो ग्राउंड लेवल पे हमारे लोग हैं। जैसे देखिए, मैं प्रोफेशनल्स कांग्रेस से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हमारा ग्राउंड लेवल पे कनेक्ट नहीं होता ज़्यादा। लेकिन जो बाकी लोग हमारे हैं, जो ग्राउंड पे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर वो और मेहनत करें, आइडियाज़ अच्छे लाएँ उनके लोगों के सामने, उनके और एक पॉजिटिव अल्टरनेटिव दें। देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा का एक बहुत अच्छा ये एलिमेंट है कि ये बहुत पॉजिटिव विज़न है इसमें। तो लोग देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव बात हो रही है। उसी तरह से अगर हम बाकी चीज़ों में पॉजिटिव काम करें, जैसे हम लोगों से उनकी ज़मीन के बारे में किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, उनके जो जॉब्स हैं, उनको कैसे, आपको पता है जे-एंड-के में इस वक़्त अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स जो हैं, वो पूरे इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है जे-एंड-के में। तो अगर हम उन चीज़ों के बारे में बात करें कि किस तरह से हम जॉब क्रिएशन की तरफ जा सकते हैं, किस तरह से हम लैंड राइट्स बचा सकते हैं, किस तरह से रिजर्वेशन का काम हो सकता है जॉब्स के लिए, किस तरह से हम जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जो सेक्टर्स जो जे-एंड-के के अच्छे सेक्टर्स जहाँ पे हमारा पोटेंशियल है, उनको हम ग्रो कर सकें, वो भी होना चाहिए। वो बहुत उससे तो मुझे लगता है पॉजिटिव मैसेज आएगा, क्योंकि लोगों में है इस वक़्त काफ़ी कि कुछ नया होना चाहिए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए अच्छी अपॉर्च्युनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। तो क्या अब ये दौर को अब आप हो सकता है खत्म किया जाए कि या तो कांग्रेस अगर वहाँ प्रादेशिक तौर पे बात करें जम्मू कश्मीर की, तो ये होता था या तो पीडीपी के साथ कभी गई है या फिर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। सो इस बार क्या ये हो सकता है कि तीनों मिलके लड़े? क्या लगता है आपको? अ, ये तो अभी कुछ पता नहीं है कि पहली बात है इलेक्शन का, किसी को पता नहीं कि इलेक्शन कब होंगे। मैं काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि अभी नहीं होंगे क्योंकि बीजेपी को नहीं लगता कि कोई चांस है जीतने का। जी, जी, देखिए, बीजेपी जी। बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये थी कि वो कश्मीर में काफ़ी सारी पार्टीज़ को खड़ा कर दें। ये डीएपी, वीएपी आज़ाद साहब की पार्टी भी खड़ी हो जाएगी। तो ये एक हिसाब से इनकी पॉलिटिक्स है, मुस्लिम बेल्ट में अगर फ्रैगमेंटेशन करेंगे, फिर हिंदू बेल्ट को कंसोलिडेट करेंगे, वो सीटें जीत जाएँगे, फिर मुस्लिम बेल्ट के जो ए, बी, सी, डी, ई, एफ वो टीम्स हैं, उनमें से 2-2, 2-2, 3 तो गवर्नमेंट बना लेंगे वैसे। अ, वो लेकिन इट्स ईज़ियर सेड देन डन, क्योंकि जो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच टीम्स हैं, लोगों को तो पता है। तो आई थिंक इट विल बी वेरी हार्ड फॉर दोज़ पीपल टू विन सीट्स। ख़ास तौर से अगर अलायंस कोई ऐसा बना कि एक जिसको कह सकते हैं एक सेक्युलर फ्रंट, and secular anti-RSS, anti-BJP front, then it'll be very difficult. I think that will win. वो तो इलेक्शन जीत जाएंगे आराम से। बीजेपी का बेसिकली इलेक्शन जीतना इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, डिस्पाइट ऑल द मनी, जितना एजेंसीज मनी सब कुछ होते हुए भी, मीडिया वगैरह, उसके बावजूद उनके लिए जम्मू कश्मीर में इलेक्शन टोटल जीतना मुश्किल है।
क्योंकि बाकी पार्टीज की भी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है और बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। पिछली बार बीजेपी ने 25 में से 25 सीटें जीती थी जम्मू के एक जो जिसको हम जहाँ पे आप कह सकते हैं हिंदू बेल्ट फॉर एग्जांपल। इस जी, बार तो जी। वैसा लगता नहीं है। इन्होंने डिलिमिटेशन में काफी सारे एक हिसाब से इसको फ्रॉड ही कह सकते हैं। फ्रॉड भी किया है, ऐसी सीट्स कार्व आउट किए हैं ताकि जहाँ पे उनको वो इजीली जीत जाए, लेकिन काफी एंटी इनकम्बेंसी है। तो मे बी इट इज फॉर दैट रीजन वो अभी इलेक्शन कराना नहीं चाहते, क्योंकि वो लगता नहीं है। और मुझे समझ नहीं आता है, इस वक्त उन्हीं की गवर्नमेंट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर तो उन्हीं के है, होम मिनिस्ट्री के है, तो गवर्नमेंट तो बीजेपी की है ना। इससे ज्यादा बीजेपी गवर्नमेंट तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि अगर किसी तरह से गलती से भी वो आ जाए, दे हैव टू बी अकाउंटेबल टू पीपल। वो तो नहीं चलेगा कि भाई हम जम्मू वालों के लिए ज्यादा करेंगे, कश्मीर वालों के लिए नहीं करेंगे, वो तो कर ही नहीं सकते ना। दे हैव टू लुक दे उसमें। सो आई थिंक इस वक्त देयर इज अ बीजेपी गवर्नमेंट इन प्लेस हेडेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, बट इट इज अ फेल्ड गवर्नमेंट। लोग नाराज हैं, लोग परेशान हैं। वो कहते हैं कि आप लोग, काफी सारे लोगों से मैं मिलता है, कहते हैं इन्होंने क्यों 370 लिया। जम्मू वाले लोग कहते हैं ये 370 35 है, ये हमारा ठीक था। लद्दाख वाले कहते हैं हमारे लैंड राइट्स ही ले जाने वाले हैं। तो टेंशन्स काफी हैं इधर। तो करना एक चीज, वो स्टेप तो ले लिया, लेकिन उसके बाद उसको भुगतना बहुत मुश्किल है। और बाय द वे, वो सारा तो अभी सब जुडिस है, वो तो सुप्रीम कोर्ट में है, तो इट इज नॉट जी, फाइनल। वो सो इट इज़ नॉट सो हु फाइनल नोस। येट। दैट्स ट्रू, और कांग्रेस दैट्स ट्रू। पार्टी ने तो कहा है दे विल फाइट फॉर लैंड राइट्स एंड जॉब्स रिजर्वेशंस फॉर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और लद्दाख के लोगों के लिए। वो तो हमारा प्लैंक बन गया। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बात की है और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक जो हैं वो बहुत सारी एक कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस के नज़रिए को लेकर और कांग्रेस अपने आप में वहाँ पे किस तरह से अपने आप को देखती है, किस ज़मीन पर खड़ी होती हुई पाती है अपने आप को। और कांग्रेस की ओर से आपने जो कहा कि कैसे आप और चीज़ों को भी देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत एक अच्छी जानकारी जो है आपने हमारे दर्शकों को दी है। आपने समय निकाला सलमान साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपका टाइम जो है कभी-कभार ऐसे ही लेते रहेंगे और आपकी बातचीत जो है वो दर्शकों से हमारे जो है करवाते रहेंगे। तो सलमान साहब थे, बहुत-बहुत मैंने उनको शुक्रिया अदा किया है। और दोस्तों ये कांग्रेस का नज़रिया था। हम जानना चाहते थे कि इस यात्रा से क्या जान में जान आई है कांग्रेस में, जम्मू कश्मीर में? तो सलमान साहब का कहना है कि बहुत अच्छी इम्पैक्ट है कांग्रेस की अगर बात करें जम्मू कश्मीर को लेकर। और कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं, आ चुके हैं। आज़ाद साहब के साथ जो गए थे, आज़ाद साहब को लेकर भी जो एक नज़रिया है कांग्रेस में अभी, वो भी आप देखिए यहाँ इस हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे बड़ा स्पष्ट हुआ है कि उन्होंने जो की है वो गलती, उसको बहुत बड़ा माना जा रहा है। नफ़रत तो छोड़ने की बात देश भर में हो रही है, लेकिन यहाँ उनकी गलती को थोड़ा और बड़ा माना जा रहा है। तो हो सकता है कि अगर आज़ाद साहब कुछ एक इनिशिएटिव ले, तो फिर 2 बातें जो है दोनों के बीच में बन सकती है। ये भी संभावना है, इसकी भी बात सलमान साहब ने की हमारे साथ। तो दोस्तों बस आज के इस कार्यक्रम में इतना ही था। आप हमसे हमारे साथ पार्टिसिपेट ज़रूर किया कीजिए। जितने भी लोग आप देख रहे हैं, मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप अपनी कमेंट ज़रूर करें। जैसा भी लगता हो कार्यक्रम, आप करें, ताकि हमको पता चले कि आप क्या सोचते हैं हमारे कार्यक्रम के बारे में। और लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। उसके साथ-साथ जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कीजिए भाई, और किया है तो अपने आस-पास के लोगों को भी करवाइए। और भी अच्छा कार्यक्रम लगा हो तो प्लीज़ फिर उसको जो है आप शेयर कर दिया कीजिए, ताकि और भी लोग जो हैं इस कार्यक्रम को देख सकें और जो जानकारी है वो उन तक पहुँच सके। तो आप सबको अब शुभ रात्रि करने का समय है, तो शुभ रात्रि सबको। फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, नए कार्यक्रम में। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।